हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये चैप्टर अभी रिसेंटली हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाके देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आप लोगों को थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि जब भी मैं क्वेश्चन रीड करूँ अब आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए, इसमें एक टॉपिक है इम्यूनिटी का। क्या टॉपिक है? इम्यूनिटी। दो टाइप की होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड टाइप। क्या होती है? एक्वायर्ड, या फिर उसको बोलते हैं अडेप्टिव। अडेप्ट जो की जाती है, ठीक है, अडेप्टिव। देखिए, इम्यूनिटी बेसिकली आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। उसमें दो चीज़ें हैं, दो इसके टाइप्स हैं। इन्नेट इम्यूनिटी फ्रॉम द बर्थ होती है, मतलब ये जन्म से होती है, जन्मजात, ठीक है। इसमें आपको ये वर्ड याद रखना है कि ये बर्थ से होती है। और ये क्या होती है? आफ्टर बर्थ, मतलब आप अपनी लाइफ टाइम में ये एक्वायर करते हो, राइट, आफ्टर बर्थ, ठीक है, बर्थ के बाद में। तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, राइट। अब देखिए क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। इसमें दो चीज़ें आती हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरा क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखिए, ह्यूमोरल का मतलब क्या होता है? फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? जैसे बॉडी फ्लूइड, ब्लड होता है आपकी बॉडी में, ठीक है, फ्लूइड्स होते हैं आपकी बॉडी में। तो जितने भी कंटेंट ब्लड के अंदर या फिर जितने भी कंटेंट आप बोल दो फ्लूइड के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं, वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए कैसे इसके अंदर आ जाएंगे मोनोसाइट्स, इसके अंदर आ जाएंगे गाइस मोनोसाइट्स, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर क्या आएगा बताओ? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है? बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट है मतलब यहाँ पे एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन भी है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन, तो ये इससे इंटरलिंक्ड है। मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? ह्यूमोरल वाली के अंदर आ जाती हैं, राइट। अब देखिए CMI को एक टी सेल के नाम से भी जाना जाता है, टी सेल इम्यूनिटी। CMI को क्या बोलते हैं? टी सेल इम्यूनिटी, राइट। अब टी सेल इम्यूनिटी है मतलब ये कहीं ना कहीं टी लिम्फोसाइट से लिंक्ड है और इसके अंदर जितने भी टी नाम से जाने जाते हैं जैसे कि TH, हेल्पर सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, TC मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और लास्ट में क्या है इसमें? मेमोरी टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, राइट। तो ये चीज़ें आ जाती हैं CMI के अंदर। अब देखो, दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं? बॉडी को डिफेंस सिस्टम देती हैं। बॉडी को कोई भी पैथोजन से, बैक्टीरिया से, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज से बचाने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं ये सारी चीज़ें, राइट। तो चलिए गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करना, ठीक है। वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको अगर कोई भी बीच में प्रॉब्लम आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका रिप्लाई दूंगी, राइट। अच्छा, ये आपको पूरा मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जो भी इसके नोट्स हैं, जो ये आंसर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये आपको सारे नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप लोग जाके चैनल को ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले आपको क्वेश्चन समझना है, उसके बाद में उसका आंसर। देखिए, रेट्रोवायरस के पास में कोई DNA नहीं होता है। रेट्रोवायरस हैव नो DNA, हाउएवर द DNA ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट सेल डज possess द वायरल DNA। हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए क्या है, रेट्रोवायरस होता है, उसके पास में DNA नहीं होता है, जबकि जो इन्फेक्टेड होस्ट है उसके पास में वायरल DNA होता है। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं?
तो देखिए रेट्रोवायरस का जब भी नाम आए, रेट्रोवायरस बेसिकली क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, राइट। अब देखिए अगर आरएनए से डीएनए बनाना है तो ये प्रोसेस रिवर्स हो गया है, क्योंकि आरएनए से डीएनए बनाना है, यू नो दिस कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट। और ये प्रोसेस रिवर्स हो गया तो आप इसको बोल देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम इसके अंदर लगेगा, जिस एंजाइम की हेल्प से ये ट्रांसक्रिप्शन होगा रिवर्स डायरेक्शन में, वो एंजाइम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या कराया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाया, उसकी वजह से आरएनए डीएनए में बदल गया, राइट। देखिए आफ्टर इन्फेक्टिंग द होस्ट सेल, होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के बाद में द वायरल आरएनए अंडरगोज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मैंने अभी बताया है जो आरएनए है, वायरल आरएनए, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जाना होगा और एंजाइम उसके लिए कौन सा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही वर्ड्स। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वायरल डीएनए इज फॉर्म्ड, इसी की वजह से वायरल डीएनए बनता है और दिस डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इन्फेक्टेड होस्ट डीएनए। और ये डबल स्ट्रैंडेड का यहाँ पे वायरल डीएनए बन गया है, ये क्या करेगा, होस्ट के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, राइट। ये होस्ट का डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, इसमें ये डीएनए भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है इन व्हाट वे इज द मोनोसाइट अ सेल्यूलर बैरियर विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। देखिए मैंने अभी बताया है कि इम्यूनिटी के केस में दो चीज़ें हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा है इनेट इम्यूनिटी। और ये चीज़ें आती हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में और क्या है इसमें, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर ये चीज़ें आती हैं। जो मैंने अभी मोनोसाइट वर्ड का नाम लिया है, जो मैंने मोनोसाइट बोला है, ये एक सेल्यूलर बैरियर है, आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। देखिए होता क्या है, इनेट इम्यूनिटी में 4 टाइप के बैरियर होते हैं। वापस से सुनो, इनेट इम्यूनिटी जिसको जन्मजात इम्यूनिटी बोला जाता है, बर्थ के टाइम से होती है, उसमें 4 बैरियर होते हैं, ठीक है। उसमें से एक बैरियर है सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर के अंदर जो चीज़ें आती हैं, यहाँ पे मोनोसाइट लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को अगर बदल के बोलें कि भाई न्यूट्रोफिल्स या फिर लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, WBCs, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, अगर यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख दें जो मैंने अभी बोला है क्वेश्चन के अंदर, तो भी आपको सेम वर्ड लिखना है। मैं बताती हूँ क्या लिखना है। देखिए यहाँ पे मोनोसाइट लिखा है, जबकि सेल्यूलर बैरियर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, मोनोसाइट तो होता ही होता है, इसके साथ में क्या क्या चीज़ें हैं, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स, राइट, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, राइट, ल्यूकोसाइट्स। अगर यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखा हो यहाँ पे, राइट, तो आप लोगों को क्या लिखना है, आपको लिखना है कि फैगोसाइटोसिस ऑफ द माइक्रोब। मतलब क्या है इस बात का, वापस से समझो। अब ये क्वेश्चन बोला है कि मोनोसाइट एक सेल्यूलर बैरियर है, ठीक है, इम्यूनिटी के रेफरेंस में, तो ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे ये वर्क करता है, बेसिकली ये पूछा है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस करता है माइक्रोब्स का। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, किल करना, खत्म कर देना माइक्रोब्स को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट द सेल्यूलर बैरियर ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का सेल्यूलर बैरियर है। अब मोनोसाइट की जगह पे अगर लिखा हो कि मैक्रोफेजेस कैसे करते हैं, तो उसमें भी आप यही लिखोगे, ठीक है। एनके सेल्स का लिखा है, एनके सेल्स कैसे वर्क करता है, तो भी आप सेम चीज़ें लिखोगे। तो गाइस क्लियर हुआ आप लोगों का, ये सेल्यूलर बैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ कि फैगोसाइटोसिस होता है माइक्रोब्स का। माइक्रोब्स को किल कर दिया जाता है ताकि बॉडी में डिफेंस सिस्टम बना रहे, बॉडी डिफेंड कर पाए अपने आप को, ठीक है। थर्ड है, हाउ डू साइटोकाइनिन बैरियर प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी इन ह्यूमंस। साइटोकाइन बैरियर कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, क्वेश्चन ये है, राइट।
इंटरफेरोन्स, देखो इंटरफेरोन प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि नाम में ही पता है कि ये इंटरफियर करते हैं। क्या इंटरफियर करते हैं? ये जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनके इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। मतलब क्या है, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं, सपोज करिए आप यहाँ पे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं और यहाँ पे इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है सेल्स इन्फेक्टेड वाली सेल्स हैं ये, ठीक है, इन्फेक्टेड सेल्स। अब देखो क्या होगा, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को इंटरफेरोन्स, जिनको प्रोटीन्स बोला जाता है, ठीक है, ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। क्योंकि देखो ये वाली सेल्स में तो ऑलरेडी इन्फेक्शन है, ये कैसी हैं, इन्फेक्टेड वाली हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड वाली है। अब क्या होगा, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को हमें बचाना है, ठीक है, हमें उनको बचाना है, तो उसको बचाने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी और उन प्रोटीन्स को इंटरफेरोन्स बोला जाता है। ये एक्टिविटीज़ को इंटरफियर करती हैं और इन्फेक्ट होने से सेल्स को बचाती हैं, राइट। तो ऐसे साइटोकाइन बैरियर हेल्प करता है। फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द टू डिजीज, यहाँ पे आएगा डिजीज whose spread can be controlled by the eradication of the Aedes mosquito। कंट्रोल किया जाए स्प्रेड होने से अगर एडीज मॉस्किटो का इरेडिकेशन कर दिया जाए, इनका खात्मा कर दिया जाए, तो ऐसे डिजीज़ के नाम बताने हैं जिनका स्प्रेड होने से कंट्रोल आ जाए, ठीक है, जो स्प्रेड ना हो, जिनमें कंट्रोल आ जाए, राइट। देखिए क्या है, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ईस्टर्न इक्वाइन एनसेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर और जिका वायरल डिजीज़, ये हैं जो कि एडीज मॉस्किटो को अगर इरेडिकेट कर दिया जाए तो इनका स्प्रेड होने से या इनके स्प्रेड को कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। वापस से मैं बोलती हूँ, डेंगू, चिकनगुनिया फीवर, येलो फीवर, ईस्टर्न इक्वाइन एंसेफेलाइटिस क्या है, यहाँ पे ब्रेन इन्फ्लामेशन है, राइट। वेस्ट नाइल फीवर है जिका वायरल डिजीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज कोलोस्ट्रम अ बून टू द न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी के लिए कोलोस्ट्रम इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए कोलोस्ट्रम होता क्या है, मदर्स फर्स्ट मिल्क, जो माँ का पहला दूध होता है उसको कोलोस्ट्रम बोला जाता है, राइट। जिसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में IgA एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है कि मदर्स फर्स्ट मिल्क में IgA एंटीबॉडीज़ मिलती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी किसको, न्यूबॉर्न बेबी को, और प्रोटेक्ट करेगी उसको फ्रॉम द वेरियस इन्फेक्शन। तो आपको क्या याद रखना है, कोलोस्ट्रम का जब भी वर्ड आता है IgA एंटीबॉडी आपको याद रखना है, और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, व्हाट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज क्या है। देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, इम्यून का मतलब आप लोग सब जानते हो कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। ऑटो इम्यून डिजीज़ इज़ अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है जब बॉडी में द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स। मतलब क्या है इस बात का, जब इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद की ही सेल्स को अटैक करने लग जाता है, अगर उससे डिजीज़ बनी है तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोला जाता है। मतलब अटैक हो रहा है सेल्फ सेल्स पे, इम्यून सिस्टम, बॉडी के इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, सेल्फ सेल्स को अटैक कर रहा है और उनको फिर ख़त्म कर रहा है, ठीक है। और उससे डेवलप होने वाली डिजीज़ का नाम है ऑटो इम्यून डिजीज़। एग्जाम्पल है इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो आप लोग ये थोड़ा सा याद रखना ऑटो इम्यून डिजीज़ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, How does the hemoglobin affect the human body when released in the blood during malarial infection? मलेरियल इन्फेक्शन के ड्यूरिंग बॉडी में हीमोजोइन नाम का टॉक्सिन रिलीज होता है। अब पूछा आपसे ये गया है कि बॉडी पे उसका क्या अफेक्ट होता है, राइट, कैसे वो अफेक्ट करता है बॉडी को। देखिए हीमोजोइन क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि रिलीज होता है बाय रप्चरिंग ऑफ आरबीसीज का रप्चर होगा। आरबीसीज का रप्चर होने के बाद में हीमोजोइन निकलेगा।
हीमोजोइन, हीमोजोइन निकलेगा, और हीमोजोइन निकलेगा तो उससे क्या होगा, हाई फीवर आएगा, हाई फीवर होगा, ठंडी लगेगी, इट कोज चिल, हाई फीवर, ठीक है, बहुत तेज में फीवर होगा, बहुत तेजी से फीवर एकदम से इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, और ठंडी लगेगी साथ साथ में। तो ये क्या है, कोज ऑफ द हाई फीवर क्या होगा यहाँ पे, हीमोजोइन टॉक्सिन, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज मलेरिया डिफर फ्रॉम चिकनगुनिया इन रेफरेंस टू देयर वेक्टर्स। देखो वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने का काम करें। अब ये डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो मतलब वो पर्टिकुलर एक वेक्टर है। अब मलेरिया और चिकनगुनिया अगर वेक्टर की बात करें तो कैसे ये डिफरेंस हैं, इनके बीच में कैसे ये डिफ़र करते हैं। देखिए, द वेक्टर ऑफ मलेरिया इज़ एनोफिलीज मॉस्किटो। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके अंदर ये ऑपोजिट लिख देते हैं, मलेरिया का लिख देते हैं एडिस मॉस्किटो और चिकनगुनिया का लिख देते हैं एनोफिलीज मॉस्किटो। लेकिन आप लोगों को ये यहीं पे याद रख के जाना है, यहीं से याद करके जाना है, और आप लोगों को ये चीज़ भूलनी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए, द वेक्टर ऑफ मलेरिया, मलेरिया का वेक्टर क्या होगा, एनोफिलीज मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया, राइट। चिकनगुनिया का वेक्टर होगा एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, ठीक है, एडीज मॉस्किटो चिकनगुनिया का वेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है गाइस, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ठीक कर लेंगे हम इसको। नेम एनी 2 हेलमिंथ विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू ह्यूमन। ऐसे 2 हेलमिंथ के नाम बताने हैं जो पैथोजेनिक हो ह्यूमंस को, ठीक है, जो ह्यूमंस को लेके मतलब जो पैथोजेनिसिटी कॉज करते हो ह्यूमंस में, राइट। लिस्ट 2 सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय वन ऑफ देम। इनके सिम्टम्स बताने हैं, राइट। देखिए क्या है, हेलमिंथ डिजीज में 2 इम्पॉर्टेंट हैं बहुत, क्या है, एस्कैरियासिस एंड द फिलेरियासिस। दोनों बहुत मिलते जुलते से नाम हैं, एस्कैरियासिस एंड द फिलेरियासिस। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इस बात को समझना। एस्कैरियासिस में पैथोजन जाएगा एस्कैरिस, पैथोजन होगा एस्कैरिस, तो नाम में ही छुपा हुआ है पैथोजन इसका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होगा सॉयल, water, fruits contaminated with feces containing eggs of the parasites। मतलब क्या है इस बात का, भाई ये सॉयल से भी यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका चलता है। दूसरा ये वाटर, फ्रूट्स जितने भी ये कॉन्टामिनेट अगर हो जाते हैं तो उसके अंदर क्या मिलते हैं, उसके अंदर एग्स मिलते हैं पैरासाइट के, ठीक है, जो क्या करते हैं आगे पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं। सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे एस्कैरियासिस में, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। इंटेस्टाइनल पैसेज क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, आप लोगों को याद रखने हैं। दूसरा है फिलेरियासिस, इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जैसा हाथी का पैर होता है, एलिफेंट लेग जैसे ये रिजेंबल करता है। अगर किसी को फिलेरियासिस हो रखा हो तो पैथोजन उसमें होगा फिलेरियल वर्म और द वुचेरिया, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाई। इसमें यहाँ पे ये 2 स्पीशीज़ हैं। देखिए वापस से सुनिए, इसमें पैथोजन होगा फिलेरियल वर्म्स, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी इंपॉर्टेंट है, वुचेरिया मलाई, ये क्या कॉज करेंगे, फिलेरियासिस, जिसको एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोनों में इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे होगा बाइट ऑफ द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो की बाइट से फिलेरियासिस हो जाता है। सिम्टम होगा इसमें फिलेरियल वर्म लिव इन द लिम्फेटिक वेजल, जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, उसके अंदर ये फिलेरियल वर्म ठहरता है, ठीक है, बहुत सालों तक वो वहीं रहता है। अब बहुत सालों तक वो वहीं पे रहेगा तो वहाँ पे ये इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा तो बहुत ज़्यादा पैर बहुत ज़्यादा सूज जाएगा, क्योंकि ये लोअर लिम्स में देखने को मिलता है। तो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं जो लोअर रीजन है, जैसे कि आपके लेग्स हो गए,
फुट हो गया, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है। विच कोज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन, यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगी, इन विच दे लिव फॉर द मैनी ईयर्स, बहुत टाइम तक अगर फ्लेरियल वॉर्म रहता है तो ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है, राइट। एंड द जेनाइटल ऑर्गन में बी डीफॉर्म्ड, और इसकी वजह से जेनाइटल ऑर्गन्स भी डीफॉर्म्ड हो जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 10th, देखिए क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, नेम द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ देम। लिम्फोइड ऑर्गन मतलब लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन मतलब यहाँ पे लिम्फोसाइट्स की सारी चीज़ें चलेंगी। अब देखो लिम्फोइड ऑर्गन में दो चीज़ें आती हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से आप लोग सुने। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है बोन मैरो और दूसरा होता है इसके अंदर थाइमस, ठीक है। बोन मैरो एंड द थाइमस इज द प्राइमरी ऑर्गन। अब देखो बोन मैरो का काम क्या होगा, ये साइट होती है फॉर्मेशन ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और जितने भी ब्लड की सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन चलता है बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और थाइमस का क्या काम होगा, यहाँ पे मैचुरेशन होगी बी लिम्फोसाइट्स की, बी लिम्फोसाइट्स की यहाँ पे मैचुरेशन होगी, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे मैच्योर होगा। अब देखिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में 5 आते हैं, 5 टाइप्स आते हैं इसके। अब वो 5 में क्या होगा, टॉन्सिल्स, ये 6 उसमें प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल्स 6 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बॉडी में 6 टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है स्प्लीन, जो इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं। थर्ड है लिम्फ नोड, फोर्थ है माल्ट म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, फिफ्थ नंबर पे आता है पियर्स पैचेस, ये लिम्फ के नोड्स बन जाते हैं, क्लस्टर्स बन जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, तो वो हो जाते हैं पियर पैचेस, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो इम्पोर्टेंट है वो स्प्लीन है, क्वेश्चन स्प्लीन पे भी कई बार बनता है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, ठीक है, लिम्फ नोड्स पे बनता है, और तीसरा इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे माल्ट। तो जो इम्पोर्टेंट है वो अच्छे से समझ लो आप लोग। स्प्लीन क्या है, बीन शेप का होता है, कंटेन द लिम्फोसाइट्स एंड द फेगोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स इसके अंदर होती हैं। ट्रैप करता है ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वॉर्न आउट आरबीसीज, दस फिल्टर ब्लड। अब देखो इसके अंदर फेगोसाइट प्रेजेंट है, इसके अंदर लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये जो भी माइक्रोब अगर बॉडी में आ गया है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी फॉरेन एजेंट है, उसको ये क्या करेगा, वॉर्न आउट कर देगा, और दूसरा क्या करेगा, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, तो ये इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया है, राइट। लिम्फ नोड का अगर हम देखें तो क्या होगा, ट्रैप करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और दूसरा क्या करेगा, एंटीजेंस को। अगर ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर एंटीजेंस प्रेजेंट हैं बॉडी के अंदर, तो लिम्फ नोड उनको ट्रैप करेगा और उनको क्या कर देगा, इमोबिलाइज कर देगा, राइट। थर्ड नंबर पे है माल्ट, इसकी देखो डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, 50% पार्ट कंटेन करता है ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उसका 50% पार्ट बनाता है माल्ट, ठीक है, ये लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, म्यूकोजल है नाम इसका, तो ये म्यूकोजा लाइनिंग में प्रेजेंट होगा, किसकी, रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्स, इन ट्रैक्स की म्यूकोजा लाइनिंग में ये प्रेजेंट होता है, राइट। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ गाइज, यहाँ पे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन था और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन था, प्राइमरी वाले में बोन मैरो था, थाइमस था, और यहाँ पे जो सेकेंडरी वाले हैं उसमें 5 टाइप थे, स्प्लीन, लिम्फ नोड, पियर्स पैचेस, माल्ट और टॉन्सिल्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, What is immunity and discuss its type। देखो मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताया था, जो भी इसको वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं ना वो इसका आंसर बहुत अच्छे से कर लेंगे। और हाँ गाइज, आप लोग पहले की वीडियोस को भी जाके देखें, आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। देखिए क्या है इम्यूनिटी क्या है और उनके टाइप्स को हमें डिस्कस करना है।
इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो सारे फंडे यहीं क्लियर हो जाएंगे। ये आपकी बॉडी है, ठीक है, जैसे सपोज कर लो ये आपकी बॉडी है, ये बॉडी है, बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होगा तो इम्यून सिस्टम में कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होंगी जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी। किससे प्रोटेक्ट करेंगी, अगर सपोज करो बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, अगर बॉडी में कोई भी वायरस आ गया, ठीक है, अगर बॉडी में कोई भी वायरस आ गया, कोई भी बैक्टीरिया आ गया, ये फिर क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे बॉडी के अंदर, और ये इन्फेक्शन कॉज हो जाएंगे और फिर बॉडी को फाइट करने के लिए कौन आएगा, बॉडी को फाइट करने के लिए आएगा इम्यूनिटी फाइट करने के लिए यहाँ पे आएगी, बॉडी को बचाने के लिए आएगी, ठीक है। देखिए दो टाइप होते हैं इसके, 2 टाइप्स हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट को बोलते हैं जन्मजात, जो बर्थ के टाइम से होती है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पे नॉन स्पेसिफिक अगर डिफेंस प्रेजेंट है तो भाई वो इनेट इम्यूनिटी होगा, ठीक है। ये प्रोवाइड कराता है बैरियर्स को टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू द बॉडी। ये कैसे काम करता है, इनेट इम्यूनिटी कैसे वर्क करता है, देखिए ये वर्क करता है बैरियर से। अब कोई भी चीज़ है, अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आ रहे हैं और आप मेन डोर पे खड़े हुए हो, वो बेल बजा रहे हैं लेकिन आप गेट ही नहीं खोल रहे, आप एक बैरियर की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने गेट नहीं खोला तो फिर गेस्ट अंदर कैसे आएंगे, तो यहाँ पे सेम यही चीज़ है। बर्थ के टाइम से जो इम्यूनिटी चलती है उसके अंदर बैरियर होते हैं जो कि क्या करते हैं, आगे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये बैरियर होंगे फॉरेन एजेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फॉरेन एजेंट्स हैं, ये दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं आपकी बॉडी की तरफ में, ठीक है। अब ये यहाँ पे लंबे चौड़े बैरियर लगे हुए हैं आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। 4 टाइप के बैरियर होते हैं जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ये फॉरेन एजेंट से। तो भाई ये किस्सा तो हो गया इनेट इम्यूनिटी का। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सुनो क्या है। ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, इट इज़ अ पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इट डेवलप्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की लाइफ टाइम में ये डेवलप होती है, तभी इसका नाम एक्वायर्ड दिया गया है। इसको अडेप्टिव भी बोलते हैं, इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, तो 2-3 ये इसके नाम हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है ना वो यही है, ये मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी बना लेता है, ये एक मेमोरी क्रिएट कर लेता है ड्यूरिंग द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ अ पैथोजन। जब भी कोई पैथोजन एंटर करेगा बॉडी में, ठीक है, बॉडी में एंटर किया, अब बॉडी में एंटर करेगा तो भाई क्या होगा, वो तो वहाँ पे मेमोरी बना ली उसने। आप एक मैच्योर बंदे हो और आप अपनी लाइफ में किसी से मिलते हो, देखो जिसकी ज़्यादा ही मेमोरी ख़राब है, जिसको बिल्कुल ही याद नहीं रहता, उनके लिए नहीं है ये चीज़ें। जो किसी भी इंसान से ज़िंदगी में एक बार मिल लेते हैं उनको वो लाइफ टाइम वो इंसान याद रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे और यहाँ पे ये थोड़ा सेम सी चीज़ें आ गई, आपके दिमाग में भी मेमोरी क्रिएट हुई और यहाँ पे भी मेमोरी क्रिएट हो गई है जब भी फर्स्ट एनकाउंटर हुआ पैथोजन के साथ में, ठीक है। तो मेमोरी वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के केस में। अब देखिए यहाँ पे मेमोरी क्रिएट होगी, 2 टाइप के रेस्पॉन्स होते हैं, एक होगा प्राइमरी रेस्पॉन्स और दूसरा होगा सेकेंडरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या है, देखो ये भी थोड़ा सा समझ लो आप लोग। प्राइमरी रेस्पॉन्स वो रेस्पॉन्स होगा जब एक पैथोजन एंटर करेगा बॉडी के अंदर, देखो क्या होगा, ये है ग्राफ प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स का। यहाँ पे पैथोजन ने एनकाउंटर किया है, ठीक है, पैथोजन आया है पहली बार बॉडी के अंदर, पैथोजन अब पैथोजन बॉडी में आ गया तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत ही अब आपकी बॉडी इतना डिफेंड करने लग गई उससे, थोड़ा सा बीच में ये टाइम छोड़ दो, आप थोड़ा सा ये टाइम अपना छोड़ दो, बॉडी को प्रिपेयर करना है, बॉडी को एंटीबॉडीज़ बनानी है, प्रिपेयर करना है, तो यहाँ से ये ग्राफ चालू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये ग्राफ चालू हो जाएगा और फिर बीच में फिर ये गैप होगा आपकी लाइफ टाइम के ड्यूरिंग चलता रहेगा। अब ये था भाई फर्स्ट रेस्पॉन्स जिसको आपने बोला है प्राइमरी रेस्पॉन्स, और फिर ये है सेकेंडरी रेस्पॉन्स, थोड़ा सा पीछे चला गया सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ये हो जाएगा सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ठीक है।
जो ये सेकेंड टाइम अगर पैथोजन आया है तो ये हो जाएगा गाइस सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स कब होगा, जब बॉडी में फर्स्ट टाइम पैथोजन एंटर करेगा तो थोड़ा सा बॉडी को टाइम लगेगा, राइट। और सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या है, एकदम तेजी से बढ़ता है ये, ठीक है। अब देखो इनेट इम्यूनिटी की मैं बात कर रही थी कि भाई इनेट इम्यूनिटी है, पैथोजन डिफरेंट टाइप के पैथोजन्स आ गए, ये यहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं, मैंने आपको बताया था पीछे। तो देखो ये बैरियर क्या है, ये 4 टाइप के बैरियर हैं, ठीक है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक है उसमें फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड द साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में मैंने अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये इंटरफेरोन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। इंटरफेरोन्स ये प्रोटीन्स हैं जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को इन्फेक्टेड सेल्स से बचाते हैं, ठीक है। अब ये तीनों आप लोगों को समझने हैं। देखिए फिजिकल बैरियर में क्या होगा, फिजिकली देखो, फिजिकली में आप थोड़ा सा ध्यान दो इस बात पे। स्किन है, जैसे आपकी स्किन है, स्किन क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर करने से बचाएगी। स्किन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक फिजिकल बैरियर। अब म्यूकस है, म्यूकस है, आपके मुंह में सलाइवा बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर चले गए हैं बॉडी में तो म्यूकस में क्या होगा, म्यूकस उनको ट्रैप कर लेगा और म्यूकस उनको क्या कर देगा, इमोबिलाइज कर देगा, ठीक है। जैसे ये म्यूकस है, अब म्यूकस में तो भाई आ गए यहाँ पे कोई भी एंटीजन्स, यहाँ पे ये आ गए हैं एंटीजन। अब ये पहले कैसे थे, ये एक्टिव थे तभी तो ये आपकी बॉडी में आए ना, अगर एक्टिव थे, मोबाइल थे, ये मूव कर सकते थे तो ये आपकी बॉडी में आ गए हैं। लेकिन म्यूकस क्या करेगा, उनको इमोबिलाइज कर देगा, उनको क्या करेगा, वो फिर आगे मूव नहीं कर पाएंगे, और अगर मूव नहीं कर पाएंगे तो भाई इनका खेल ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। फिजियोलॉजिकल बैरियर देखो क्या है, एसिड इन द स्टमक, एसिड क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा। दूसरा है सलाइवा, माउथ में टीयर, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, एज अ बैरियर की तरह काम करेंगी। आप देखते होंगे कि आपकी आइज़ में जब भी कोई चीज़ चली जाती है आपकी आँखों में, कुछ भी आपकी आँखों में पड़ गया तो पानी आ जाता है, तुरंत टीयर्स आ जाते हैं, वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक है। सेल्यूलर बैरियर में ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये बॉडी को डिफेंड करती हैं, बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी सेल्यूलर बैरियर में। और ये क्या करेंगी, माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फैगोसाइटोसिस करेंगी, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगी। साइटोकाइन का मैंने आप लोगों को अभी बताया है, इसके अंदर इंटरफेरोन्स आते हैं जो कि प्रोटीन्स होते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स से नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाव करते हैं, ठीक है। तो ये था इनेट इम्यूनिटी का। क्वेश्चन नंबर 12 गाइज, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए, प्लस में आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए ना, आप लोगों के मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे अगर आप लोगों ने एक एक अच्छे से क्वेश्चन समझा हुआ है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझ जाओगे और उसके बाद में आप लोगों की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। वाई आर सेल मीडिएटेड एंड द ह्यूमोरल इम्यूनिटी सो कॉल्ड, देखो सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्यों बोला गया है, इनको क्यों ऐसा नाम दिया गया है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, इसको टी सेल इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। सो बिकॉज लाइक टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट क्या करती है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती हैं। टी सेल्स किल करेंगी या फिर आप बोल सकते हो कि डिस्ट्रॉय कर देंगी एंटीजेंस को, एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देंगी, उनको ख़त्म कर देगी तो भाई ये इम्यूनिटी को आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, आपकी बॉडी को बचा रही है। और दूसरा है यहाँ पे ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोला जाता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ से बनी होती है, एंटीबॉडीज से बनी होगी और प्रेजेंट होगी ह्यूमर में। ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। जैसे कि प्लाज्मा, लिम्फ, एक्सटर्नल सिक्रेशंस where the cell mediated immunity is provided by the B cell and T cell। देखो मेनली इसके अंदर आती है B सेल वाली, ठीक है, B सेल वाली आती है क्योंकि क्या है, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, देखो कोई भी एंटीजन आया, एंटीजन क्या है, फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन बॉडी है, तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनेंगी। एंटीबॉडीज़ यहाँ पे जाके इसके सरफेस पे जाके अपने आप को बाइंड कर लेंगी और उसको वहीं पे ख़त्म कर देंगी, ठीक है। तो ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही हैं।
और बॉडी फ्लूइड में ये मिलती हैं, जैसे कि प्लाज्मा में, लिम्फ में, एक्सटर्नल सिक्रीशंस में। तो इसको बोला गया है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमर में मिलती है, बॉडी फ्लूइड्स में मिलती है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है बी सेल एंटीबॉडीज, आप लोगों को ये वर्ड यहाँ पे याद रखने हैं, दो एंटीबॉडी और दूसरा बी सेल, और यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। फिर सारा क्वेश्चन आपको वैसे ही याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द 2 organisms that are responsible for the ringworms in human. Mention the 2 diagnostic symptoms. Name the specific part of the human body where these organisms thrive and explain why. सबसे पहले तो 2 ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिंगवॉर्म के लिए, उनके सिम्टम्स बताने हैं और ये उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। रिंगवॉर्म इज कोज्ड बाय द फंजाई ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पर्मम। देखो ये आप लोगों को याद रखना है गाइस, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पर्मम, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये फंजाई के नाम है। ड्राई स्केली लीशंस अपीयर ऑन द बॉडी, ये क्या है, ये सिम्टम्स हैं, ये हैं सिम्टम्स, ठीक है। दीज लीशंस आर अकॉम्पनीड बाय द इंटेंस ईचिंग। देखो लीशंस होंगे ड्राई होंगे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस ईचिंग होगी, ठीक है। द पैथोजन थ्राइव इन स्किन। अब पूछा गया था ना लास्ट में कि भाई ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, एक्सप्लेन करो। ये स्किन फोल्ड्स में रहते हैं, नेल्स, ग्रोइन रीजन पे, जैसे ये फिंगर है बीच में, ये ग्रोइन रीजन है, यहाँ पे भी मिल सकते हैं, स्किन पे भी मिल सकते हैं, नेल्स के आसपास में भी मिल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज द हीट एंड द मॉइस्चर आर फेवरेबल एट दीज रीजन्स। इन रीजन्स पे हीट और जो मॉइस्चर होता है वो इनको ग्रो करने में हेल्प करता है, तो उस वजह से क्या है ये इन रीजन्स पे प्रेजेंट होती हैं। समझ में आया रिंगवॉर्म का भी आप लोगों को अच्छे से गाइस। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लिस्ट द सिम्टम्स ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ के सिम्टम्स बताने हैं और ये भी बताना है कि एक हेल्दी पर्सन कैसे एक्वायर करता है ये इन्फेक्शन को। देखिए क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ जाहिर सी बात है कि जो बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं, उसमें टाइफॉइड है और दूसरा निमोनिया है। आप लोगों को ध्यान रखना है गाइज ये चीज़ अच्छे से, एक है टाइफॉइड, फर्स्ट इज टाइफॉइड, दूसरा है निमोनिया। देखो क्या है, टाइफॉइड को कॉज करने वाला पैथोजन कौन सा होगा, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी पैथोजन होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन MOT। MOT क्या होगा, थ्रू द फूड एंड वाटर। वाटर और फूड के थ्रू अगर कॉन्टामिनेटेड होते हैं तो ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे, सस्टेन्ड हाई फीवर, फीवर रहेगा और तेज फीवर रहेगा, वीकनेस होगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे टाइफॉइड के केस में। आप लोगों को ध्यान रखना है साल्मोनेला टाइफी इज द पैथोजन। निमोनिया का पैथोजन होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, और क्या बोल सकते हैं इसको, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये पैथोजन है निमोनिया के, ठीक है। MOT मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब इन्फेक्टेड पर्सन है, छींक मार दी और आप साइड में खड़े हुए हो, क्या किया आपने, उसकी ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लिया। अब इनहेल कर लिया तो भाई वो इन्फेक्शन आपको भी आ जाएगा, और ये क्या था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, ठीक है। इसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इन्फेक्ट करता है ये लंग्स, एल्वियोलाई, फीवर करेगा, चिल ठंडी लगेगी, कफ होगा और हेडेक होगा। देखो क्या है, लंग्स और एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में प्रॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फेक्ट करेगा लंग्स को, राइट। ये होंगे सिम्टम्स निमोनिया के, राइट, निमोनिया के सिम्टम्स होंगे ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, ऑन अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, विजिट किया है हिल स्टेशन पे, वन ऑफ योर फ्रेंड्स सडनली बिकम अनवेल। अगर आप बहुत सारे फ्रेंड्स हो और एक आपका दोस्त सडनली अपने आप को बहुत ऐसे महसूस करे कि भाई वो ठीक नहीं है, ठीक है, एंड फेल्ट अनईजी, उसको बहुत अनकंफर्टेबल सा लगे। अब यहाँ पे 3 कंडीशंस दी हुई हैं, क्या है, लिस्ट ऑफ सिम्टम्स यू वुड लुक फॉर टर्म इट टू ड्यू टू एलर्जी।
एलर्जी की वजह से कुछ सिम्टम्स उसके अंदर दिखेंगे, और देखो ये आप लोगों को पता चलेगा आगे कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो उसके सिम्टम्स बताने हैं कि हमने एलर्जी का ही नाम क्यों लिया है। दूसरा होगा एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन एलर्जी, एलर्जी को लेके बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। तीसरा होगा नेम द 2 ड्रग्स दैट कैन बी रिकमेंडेड फॉर द इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ के लिए क्या ड्रग्स दी जानी चाहिए। तो देखिए सिम्टम्स क्या हैं, स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। देखो एलर्जी के केस में भी यही होता है, एलर्जी के केस में भी ऐसे ही होता है कि डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, नोज़ बहने लग जाती है, रनिंग नोज़, स्नीजिंग, आँखों में पानी भर जाता है, वाटरी आइज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये थे सिम्टम्स एलर्जी के। अब सेकंड है यहाँ पे बॉडी रिलीज करती है एंटीबॉडीज़ को, आईजीई एंटीबॉडीज़ कहाँ से रिलीज होती है, फ्रॉम द मास्ट सेल्स, राइट, एंड केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड द सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स विच प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके ऊपर। बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, बॉडी में एंटीबॉडीज़ रिलीज होंगी, आईजीई एंटीबॉडीज़, ठीक है, आईजीई एंटीबॉडीज़, और कुछ केमिकल्स होंगे जैसे कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन। कहाँ से निकलेंगे, ये निकलेंगे मास्ट सेल्स से, ये मास्ट सेल्स हैं, यहाँ से हिस्टामिन निकलेगा, यहाँ से सेरोटोनिन निकलेगा, ठीक है, और ये सिम्टम्स प्रोवाइड करेंगे एलर्जी के। अगर ऐसा होता है तो वो उसका क्या हो जाएगा, एलर्जी, एलर्जी होगी वहाँ पे। अब बोला है कि 2 ड्रग्स के नाम बताने हैं, अगर हिस्टामिन रिलीज हो रहा है तो भाई उसको एंटी हिस्टामिन देनी पड़ेगी, एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टीरॉयड, ये दे के आप क्योर कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है अ हेवली ब्लीडिंग एंड ब्रूस्ड रोड एक्सीडेंट विक्टिम वॉज बोर्ड टू अ नर्सिंग होम। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है रोड पे और बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, नर्सिंग होम में लेके जाओगे। डॉक्टर क्या करेगा, इमीडिएटली देगा इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट अ डेडली डिजीज़, उसको इंजेक्शन देगा ताकि वो एक डेडली डिजीज़ से उसका बचाव हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, राइट, व्हाट आर डॉक्टर इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट बॉडी, भाई पेशेंट ने सबसे पहले बॉडी में क्या इंजेक्ट किया होगा, आपको क्या लगता है क्या इंजेक्ट किया होगा। सेकंड होगा हाउ डू यू थिंक दिस इंजेक्शन वुड प्रोटेक्ट द पेशेंट अगेंस्ट द डिजीज़, क्या लगता है कि ये इंजेक्शन कैसे प्रोटेक्ट करेगा। और थर्ड नंबर पे है नेम द डिजीज अगेंस्ट विच दिस इंजेक्शन वाज गिवन एंड काइंड ऑफ इम्यूनिटी इट प्रोवाइड, भाई कौन से टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा ये। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, आंसर बहुत छोटा है। तो डॉक्टर देगा टेटनस का इंजेक्शन देगा, एंटीटॉक्सिन या फिर उसको बोलते हैं टेटनस टॉक्सॉइड, ठीक है, तो ये देगा डॉक्टर, राइट। सेकंड नंबर पे है द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इंजेक्टेड, मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, एक्ट ऑन द पैथोजन, वो पैथोजन पे एक्ट करती हैं और इमीडिएटली क्या करेंगी, प्रोवाइड करेंगी प्रोटेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। थर्ड पे है टेटनस कोज्ड बाय द क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी कॉज करता है टेटनस को और ये क्या करेगा, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, याद रखना है आप लोगों को ये चीज़, ठीक है, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, ये मैंने वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो इम्पोर्टेंट है प्लस में थोड़े से कंफ्यूजिंग है, जो आने वाले ईयर में एक्सपेक्टेशंस है। 2 क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को लास्ट तक देखने हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो 2 क्वेश्चंस कौन से हैं जो 2021 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द एमीबायसिस, एमीबायसिस के कॉजेटिव एजेंट्स बताने हैं और उनके सिम्टम्स बताने हैं। दूसरा है राइट हाउ डज इट स्प्रेड, ये कैसे स्प्रेड करता है अमीबायसिस। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका इज द एजेंट, कॉजेटिव एजेंट क्या है एमीबायसिस का, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। सिम्टम होगा इसका कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद द एक्सेस म्यूकस और ब्लड, म्यूकस और ब्लड होगा किसके अंदर, स्टूल के अंदर, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स आएंगे, ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे जब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका
क्या करा देगा, एमीबायोसिस नाम की डिजीज़ करा देगा। ठीक है। सेकंड है कि भाई ये कैसे स्प्रेड होता है, ये स्प्रेड होता है हाउस फ्लाइज के थ्रू। हाउस फ्लाई यहाँ पे हो गई वेक्टर। ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टामिनेटेड विद द फीकल मैटर, अगर पीने का पानी कॉन्टामिनेट हो गया है। ईटिंग वाटर, नॉट ईटिंग वाटर, ईटिंग फूड कॉन्टामिनेटेड विद द फीकल मैटर, अगर जो खाना है वो कॉन्टामिनेट हो गया है अगर फीकल मैटर के साथ में, तो भी ये डिजीज स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है। तो ये होगी अमीबायोसिस। क्वेश्चन नंबर 18 गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोगों को समझना है। अगर मैं आप लोगों के सामने बताऊं, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो ये क्वेश्चन 2010 में आ चुका है, 12 में आ चुका है, 15 में आ चुका है, उससे पहले 14 में आ चुका है। ठीक है। तो ये आप लोगों को गाइज बहुत अच्छे से समझना है, और 2021 में ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है। देखो किस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इसके मैंने लिखा है और करके, जो भी टाइप्स जितने भी बनते हैं वो मैंने सारे लिख दिए हैं। शो विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन ह्यूमन। देखो जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वो अभी आप लोगों के सामने थोड़ा सा मैं बताती हूँ। मलेरिया के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि भाई मलेरिया कैसे इन्फेक्शन कोज करता है, क्या उसकी स्टेजेस आती हैं, क्या उसकी लाइफ साइकिल है। ठीक है। सेकंड इसमें क्वेश्चन बनता है, नेम द फॉर्म ऑफ द प्लाज्मोडियम दैट गेन्स द एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी। प्लाज्मोडियम की कौन सी फॉर्म बॉडी में एंटर करती है, ह्यूमन बॉडी में एंट्री करती है, और एक्सप्लेन करना है डिफरेंट स्टेजेस को, लाइफ साइकिल उसकी। ठीक है। और कैसे बन सकता है ये क्वेश्चन, ट्रेस करना है द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन द ह्यूमंस फ्रॉम द एंट्री अंटिल इट इज पिक्ड अप बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो उसको पिक करता है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल को बताना है। ठीक है। ये पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, वो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ। नेम द प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन डिजीज क्या है और उसकी लाइफ साइकिल को आप लोग पूरा, जो उसको इन्फेक्ट कर रही है उसकी पूरी लाइफ साइकिल बताओ। तो प्रोटोजोन से कंफ्यूज नहीं होना, प्रोटोजोन में क्या आ जाएगा, मलेरिया आ जाएगा, और मलेरिया कौन कोज करता है, प्लाज्मोडियम। तो ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर देखो क्या होगा, थोड़ा सा ओरली आप लोग वैसे समझो क्या होगा। देखो मलेरिया है यहाँ पे, प्रोटोजोन डिजीज, मलेरिया, राइट। मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। जो मैं यहाँ पे नाम लिखने वाली हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखें, फैल्सीपैरम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट है सीरियस वाली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है ही है, साथ में ये मोस्ट सीरियस टाइप की होती है। ठीक है। मतलब ये बहुत फैटल टाइप की होती है, सबसे खतरनाक होगी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम वाली स्पीशीज। ठीक है। अब देखो भाई क्या होगा ना, 2 इसको होस्ट चाहिए होंगे। प्लाज्मोडियम जी को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको 2 होस्ट चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को के लिए लिख देती हूँ, 1 मिनट आप लोग रुके। यहाँ पे है प्लाज्मोडियम। ठीक है। इनको चाहिए 2 स्टेजेस, यहाँ पे 2 होस्ट चाहिए। होस्ट कितने होंगे, 2 होंगे, जिसमें से एक आप लोग हो और एक दूसरा है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। आप लोग हो तो मैं ह्यूमन बीइंग लिख देती हूँ, ह्यूमन बीइंग, और दूसरा हो जाएगा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है। समझ में आया, 2 ये होस्ट हैं। अब देखो, अब ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है, आंसर में क्या लिखना है। देखो, द पैरासाइट दैट कॉज द मैलिग्नेंट मलेरिया इन ह्यूमंस इज द प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, मैंने अभी बताया है। द स्पोरोजोइट ऑफ द प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी बन सकता है कि भाई इन्फेक्टिव स्टेज बतानी है प्लाज्मोडियम की, तो इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगी, इन्फेक्टिव स्टेज हो जाएगी स्पोरोजोइट। ठीक है। स्पोरोजोइट्स क्या होंगी, इन्फेक्टिव स्टेज होंगी। प्लाज्मोडियम एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी में, और फिर क्या होगा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करेगा एक हेल्दी पर्सन को, मलेरिया हो जाएगा। देखो क्या होगा, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन, ह्यूमन के केस में कैसे इसकी लाइफ साइकिल चलती है वो समझना है आपको। ठीक है।
लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए। अभी मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ। जब एक मॉस्किटो ने बाइट किया एक मैन को, जब एक मॉस्किटो ने बाइट किया मैन को, अब मॉस्किटो के अंदर क्या प्रेजेंट थे? स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, स्पोरोजोइट्स क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज हैं, ये इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, तो जो स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट हैं मॉस्किटो के अंदर, मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड के अंदर क्या करेंगे? ये इंजेक्ट हो जाएंगे ब्लड में। देखो भाई क्या हुआ, बोलते हैं ना मच्छर जो होते हैं वो खून चूसते हैं। अब आपके ब्लड में क्या किया? स्पोरोजोइट्स को डाल दिया। स्पोरोजोइट्स किसके पास थे? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के पास में थे। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के पर्टिकुलरली सैलिवरी ग्लैंड में थे। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान से सुने। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजोइट्स मिलते हैं। ठीक है, अब स्पोरोजोइट्स किसके अंदर चले जाएंगे? मैन के ब्लड के अंदर चले गए हैं। ठीक है, अब क्या होगा? फ्रॉम द ब्लड द स्पोरोजोइट्स एंटर द लीवर सेल। भाई पहले थे ब्लड के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ स्पोरोजोइट्स। अब ये कर गए भाई ब्लड के अंदर एंटर। ठीक है, बाइट करने के बाद ह्यूमन ब्लड में चले गए, ब्लड में चले गए। उसके बाद में ये कहाँ पहुँच गए? जाके पहुँचे हैं लीवर सेल्स के पास में। लीवर सेल्स के पास में पहुँचे। अब लीवर सेल्स के पास पहुँचने के बाद में पहले तो ये खा पी के मस्त होंगे, अपना साइज ग्रो करेंगे और ये कैसे हो जाएंगे? राउंडेड हो जाएंगे। साइजोन कॉल द क्रिप्टोजोइट। अब यहाँ पे इनका जैसे ही साइज बड़ा हो गया, पहले ये छुटकू थे, अब ये मुटकू बन गए हैं, तो मुटकू नाम जो है वो क्रिप्टोजोइट कहलाएगा। तो पहले स्पोरोजोइट थे भाई, उसके बाद में ये तब्दील हो गए हैं क्रिप्टोजोइट में, क्रिप्टोजोइट के अंदर। ठीक है, और क्रिप्टोजोइट के बाद में भी एक लेटर स्टेज आएगी जब ये डिवाइड करेंगे, वो होगी मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स। इसके बाद में बनेंगे ये मीरोजोइट्स बनेंगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में ध्यान देना आप लोग, आरबीसी के अंदर क्या है? मेटामीरोक्रिप्टोजोइट। भाई अभी आरबीसी के अंदर ही थे ना ये। बिकम आ राउंडेड डिस्क लाइक यंग ट्रोफोजोइट। अब ये ट्रोफोजोइट बन गए हैं, तो भाई नाम ही बहुत बदल रहे हैं ये तो। पहले थे ये क्या? पहले ये थे स्पोरोजोइट, उसके बाद में बनी क्रिप्टोजोइट्स, उसके बाद में मीरोजोइट एंड देन ट्रोफोजोइट। ठीक है, जोइट तो सबके आगे पहले स्पोरो बन जाएगा, उसके बाद में क्रिप्टो बन जाएगा, उसके बाद में मीरो बन जाएगा और लास्ट में ट्रोफो बन जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी ध्यान नहीं रहता तो आप लोगों को देखो क्या याद रखना है। स्पोरोजोइट तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, मीरोजोइट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भाई एक बच गया, उसको क्या छोड़ रहे हो? ट्रोफोजोइट, ये 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अब आरबीसीज के अंदर ये ट्रोफोजोइट बन गए हैं, इन्होंने अपना साइज बड़ा कर लिया, डिवाइड हो रहे हैं ये। ठीक है, डिवाइड भी कैसे हो रहे थे? ये एसेक्सुअली डिवाइड हो रहे थे, माइटोटिक डिवीजन इनके अंदर चल रहा था। अब भाई ये क्या करेंगे? बर्स्ट कर देंगे, मतलब जो सेल थी उसको ही ब्रेक डाउन कर देंगे। ब्रेक डाउन कर देंगे तो इनके अंदर से एक टॉक्सिन निकलेगा जिसको हीमोजोइन बोलते हैं। हीमोजोइन टॉक्सिन क्या करेगा? कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर। इसकी वजह से सिम्टम दिखेगा मलेरिया का। ये फीवर होगा और फीवर भी कैसा होगा? रिपीटेड फीवर होगा, मतलब साइकिल्स चलेगी फीवर की। ठीक है, तो वापस से सुनो, आरबीसी के अंदर इन्होंने अपना साइज बड़ा किया, ग्रो हुए, ये क्या बना लिया? ट्रोफोजोइट बना लिया। अब क्या हो गया? आरबीसीज को ये बर्स्ट कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, उसमें से हीमोजोइन नाम का टॉक्सिन निकलेगा। अब ये टॉक्सिन फीवर कॉज कर देगा। ठीक है, फीवर कॉज कर देगा। और दूसरा, आरबीसी के अंदर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और चलती है, गैमेटोसाइट्स का डेवलपमेंट चलता है। यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज आ गई। सेक्सुअल अभी तक कैसी थी? एसेक्सुअल वाली थी, एसेक्सुअल वाली थी। ठीक है, एसेक्सुअल। अब यहाँ पे है सेक्सुअल स्टेज। गैमेटोसाइट का मतलब क्या होता है? मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स होते हैं ना, ये आगे फर्टिलाइजेशन कराते हैं, वही चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, गैमेटोसाइट्स कहाँ पे डेवलप होंगी? आरबीसी में। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट होगा आरबीसीज के अंदर। अब देखो भाई, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की यहाँ पे अब चल रही है, हम लोग उसका डिस्कस कर रहे हैं। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप द गैमेटोसाइट। जो ह्यूमन बीइंग थे, जो मैन था, उसकी आरबीसी के अंदर क्या था? ट्रोफोजोइट थे, रिलीज हो गई, हीमोजोइन निकला। ठीक है, और आरबीसी में दूसरी चीज़ क्या चली थी? गैमेटोसाइट का यहाँ पे डेवलपमेंट चला था। ठीक है, गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट चला था। ठीक है, अब क्या हुआ भाई? मच्छर ने वो जो मॉस्किटो थी, फीमेल मॉस्किटो आई,
उसने बाइट कर लिया, ठीक है, और बाइट किया तो ब्लड के साथ साथ में क्या क्या चला गया, ब्लड के साथ में गैमेटोसाइट भी चले गए, ब्लड के साथ में गैमेटोसाइट चले गए। अब गैमेटोसाइट में मेल गैमीट्स है, फीमेल गैमीट्स है, तो जाहिर सी बात है कि फीमेल मॉस्किटो की बॉडी के अंदर अब फर्टिलाइजेशन होगा। इंपॉर्टेंट है ना और इंटरेस्टिंग भी है कि भाई फीमेल ने क्या किया, फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया, गैमेटोसाइट को वो ले गई ब्लड, उसने जैसे ही सक किया। अब गैमेटोसाइट का मतलब तो यही होगा कि मेल गैमीट्स है, फीमेल गैमीट्स हैं। अब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन आप लोगों को पता है कि फीमेल गैमीट और मेल गैमीट के फ्यूज होने को बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा कहाँ पे, मॉस्किटो के पेट के अंदर, मॉस्किटो स्टमक, यहाँ पे चलेगा फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन होता है, आप सब समझदार हो, सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जायगोट बनता है, ठीक है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट इन दोनों का फ्यूजन होगा तो उससे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, ठीक है। उस जायगोट को जो कि स्टमक में बन रहा था मॉस्किटो के, उसको ऊकाइनेट का नाम दे दिया जाता है। जायगोट को ऊकाइनेट का नाम दिया जाता है। और जो जायगोट है जिसको ऊकाइनेट बोला है उसके बाहर में सिस्ट बन जाती है, इसको oocyst का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। और oocyst के अंदर तो भाई स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया ये, आप लोगों को ध्यान रखना है। स्पोरोजोइट प्रेजेंट है oocyst के अंदर। oocyst एक बाहर की एनवलप है ऊकाइनेट की, राइट। अब देखो स्पोरोजोइट क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड में। पहले ये पेट में थे, ठीक है, अब पेट से डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ ये भागना शुरू करेंगे, मूव करेंगे। अब ये चले जाएंगे सैलिवरी ग्लैंड के अंदर। लास्ट पॉइंट इसका होगा, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद द बाइट। अब खुद ही सोच के देखो, अगर सैलिवरी ग्लैंड में मॉस्किटो की स्पोरोजोइट प्रेजेंट है तो जब भी वो मॉस्किटो किसी को बाइट करेगा, किसी भी ह्यूमन बीइंग को, तो जाहिर सी बात है स्पोरोजोइट तो जाएंगे ही जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके ये इन्फेक्शन चलता है, राइट। देखो अब ये इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ जाओ आप लोग। यहाँ पे क्या था, जब मॉस्किटो ने बाइट किया ह्यूमन बीइंग को तो स्पोरोजोइट इंजेक्ट हो गए। यहाँ पे ये बाइट कर रहा, आप लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसके बहुत सारे डायग्राम्स हैं, आप लोग कहीं पे भी इसको सर्च कर ले। यहाँ पे ये मॉस्किटो आके काट रहा है, यहाँ पे ये इसने काटा, उसके बाद में क्या हुआ, ये ब्लड के थ्रू लीवर तक पहुँच जाएगा और लीवर में ये एसेक्सुअली डिवाइड करना शुरू कर देगा। अपनी नंबर ऑफ कॉपीज़ को ये बढ़ाएगा लीवर में जाके, ठीक है। तो लीवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई लीवर तक पहुँच जाएगा और अपने आप को डिवाइड करेगा एसेक्सुअली। अब देखो ये इसने रिप्रोड्यूस किया एसेक्सुअली, आप लोगों को पता चल गया है। उसके बाद में इसने सेल को ही तोड़ दिया और रिलीज हो गया ब्लड के अंदर। अब इसने बर्स्ट कर दिया सेल को, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गई है, तो एक दिन तो वही बात है ना, घड़ा भर जाता है तो एक दिन तो वो टूट जाता है। तो ऐसी सेल्स बहुत सारी बन गई हैं, बर्स्ट हो गई हैं, फिर बर्स्ट होने के बाद में वो ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएंगी, राइट। ब्लड के अंदर आ गई हैं। अब क्या होगा, ये एसेक्सुअली फिर से रेड आरबीसीज में डिवाइड करेंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फिर से आरबीसीज के अंदर, और उसके अंदर भी बढ़ती रहेंगी तो भाई वो भी एक टाइम पे तो आके टूट ही जाएंगी। तो आरबीसीज का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्स्टिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। और आरबीसीज अगर बर्स्ट हो रही हैं तो उससे फिर हीमोजोइन निकलेगा, और हीमोजोइन निकलेगा तो वो फीवर करेगा, ठीक है। तो उससे सिम्टम दिखेंगे, रिलीज द हीमोजोइन एंड क्या होगा, सिम्टम्स दिखेंगे। और क्या करेगा ये, दूसरी चीज बताओ, गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट आरबीसी के अंदर ही होता है। गैमेटोसाइट क्या है, सेक्सुअल स्टेज है जहाँ पे गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, राइट। अब ये तो था भाई होस्ट तक में चीज़ें, ये तो था होस्ट में। अब चल रहे हैं हम लोग फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में, जो दूसरा होस्ट था फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो था ना। अब गैमेटोसाइट को क्या कर लिया, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने बाइट किया, ब्लड के साथ में सक किया ब्लड, साथ में गैमेटोसाइट चले गए। अब गैमेटोसाइट क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, डेवलपमेंट होगा स्टमक के अंदर, माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, सैलिवरी ग्लैंड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब सैलिवरी ग्लैंड में क्या है, स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा स्ट्रक्चर। स्पोरोजोइट्स क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, आप लोगों को ये वर्ड याद रखना है। स्पोरोजोइट का क्या है यहाँ पे, इन्फेक्टिव स्टेज, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं ये चीजें, इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है। स्पोरोजोइट
क्लियर हुआ गाइज? आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ? अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप लोग अभी लाइक करेंगे वीडियो को और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। वैसे तो लास्ट के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अपने फ्रेंड्स के साथ में गाइज ये वीडियो बहुत शेयर किया करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। बायो स्टडी फैमिली का हिस्सा आप लोग बने और अपने फ्रेंड्स को भी बनाएं, ठीक है। वाई आर एडोलसेंट्स स्पेशली एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक? एडोलसेंट्स को क्यों एडवाइस किया जाता है कि भैया आपको स्मोक नहीं करना है, आपको ये सिगरेट विगरेट नहीं पीनी है। हाउ डज स्मोकिंग अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी? कैसे स्मोकिंग अफेक्ट करती है फंक्शनिंग को बॉडी की? देखो स्मोकिंग जो है वो इंक्रीज करा देती है चांसेस किसके? कैंसर में भी कौन सा? पर्टिकुलरली लंग कैंसर। तो लंग कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर एडोलसेंट स्मोक करते हैं, ठीक है। कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। लंग्स से सीधा सीधा मतलब है ऑक्सीजन कैरी, ठीक है। ऑक्सीजन बोलते हैं ना, फेफड़ों में हवा भरी है, तो भाई हवा तो जब भरेंगे ना जब आप बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। तो जो स्मोक नहीं करता वो उनकी अच्छी खासी एफिशिएंसी होगी लंग्स की। तो क्या है यहाँ पे, अगर लंग कैंसर हो जाएगा या फिर कोई भी लंग्स में इन्फ्लामेशन है तो उससे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाएगी बॉडी के अंदर। और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है मतलब O2 तो बहुत कम है लेकिन CO2 बढ़ गया है तो बॉडी में वैसे ही डिसबैलेंस हो जाना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है गाइस, निकोटीन मिलता है सिगरेट के अंदर और ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। बहुत खतरनाक होता है ये निकोटीन। स्टिमुलेट कराता है एडर्नल ग्लैंड को जो कि रेज करता है ब्लड प्रेशर को, इंक्रीज करता है हार्ट रेट्स को। और क्या होगा, CO को मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को ये इंक्रीज करा देता है लेवल इसका, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के अंदर क्या करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को रिड्यूस कर देगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कम कर देगी। ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ में वो मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी ना कि हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कैरी करने में काम आते हैं, जो कि कैरी होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या कर दिया, रिड्यूस करा दिया एफिशिएंसी किसकी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हो गया और CO बढ़ गया है, ठीक है। उससे क्या होगा, O2 की डेफिशिएंसी आ जाएगी बॉडी के अंदर। और O2 की डेफिशिएंसी आप लोग समझ सकते हो, अपना बॉडी ख़राब करना हो गया इससे, ठीक है। तो इसीलिए अवॉइड किया जाता है ताकि आपकी बॉडी पूरा अच्छे से आप तंदुरुस्त रहो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, नेम द सोर्स। गाइज ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2021 का। जैसे अभी पीछे मैंने बताया है प्लाज्मोडियम वाला, तो ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2021 में, पूछा जा सकता है आप लोगों से। ध्यान से समझें, इसके भी डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स बनते हैं कि कैसे क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। आप लोग अच्छे से समझें इस बात को। नेम द सोर्स प्लांट ऑफ हीरोइन ड्रग, हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। जो हीरोइन ड्रग है उसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से। और दूसरा है इसका कि इफेक्ट्स लिखने हैं हीरोइन के ह्यूमन बॉडी के ऊपर। ये था इसका फर्स्ट कि इस टाइप से बन सकता है। दूसरा है नेम द प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग पर्टिकुलरली कॉल्ड द स्मैक, हाउ डज इट अफेक्ट द बॉडी ऑफ द एब्यूज़र। भाई जो पॉपुलरली एक ड्रग का नाम है स्मैक, वो कैसे किस प्लांट से लिया जाता है, उसका सोर्स क्या है और कैसे वो अफेक्ट करता है। और एक टाइप बनता है इसका, वो ये है कि नेम द ओपियोइड ड्रग, इट्स सोर्स एंड हाउ डज द ड्रग अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स जिससे क्वेश्चन बन सकता था। आंसर आप लोग ध्यान से सुने। देखिए क्या है, हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक। देखो हीरोइन को ही ना स्मैक बोला जाता है। केमिकल नेम है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन का केमिकल नेम है स्मैक, जिसको कॉमनली हीरोइन बोला जाता है, ठीक है। वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है और बिटर होता है टेस्ट में। क्रिस्टलाइन कंपाउंड है ये, ठीक है। और ये कैसे मिलता है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। देखो डाई एसिटाइल मॉर्फिन नाम है, केमिकल नेम, तो एसिटाइलेशन किया गया है मॉर्फिन का और उससे ऑब्टेन किया गया है, ठीक है। विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपी प्लांट को बोला जाता है पेपावर सोमिनिफेरम। पेपावर सोमिनिफेरम इज द scientific name of the poppy plant. poppy plant is the source of the heroin, smack, ये ड्रग्स हैं, इनका सोर्स है पोपी प्लांट। तो आप लोगों को याद रखना है ना, पोपी प्लांट आप लोग याद रखें। सेकंड है ओपियोइड ड्रग्स, बाइंड करते हैं स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर के साथ में।
आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये ओपियोइड ड्रग क्या करेंगे, ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ में जाके बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हीरोइन क्या है, एक डिप्रेसेंट है, स्लो डाउन करता है बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। स्लो डाउन कर देगा तो भाई जितनी भी टेंशन्स वगैरह हैं, लोगों को ऐसे लगता है कि वो मतलब जो भी कोई डिप्रेशन में होता है वो उससे बाहर निकल सकता है, तो भाई ऐसा नहीं है। पहले तो आप इस चीज़ की लत ही ना लगाइए, बहुत ख़राब होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम लोग, और ये चैप्टर विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग भली भांति इसको कंप्लीट कर लेंगे, राइट। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड द हेपेटाइटिस बी आर STDs। STDs का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मेंशन द 2 other ways by which they can transmit to a healthy person। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, HIV और हेपेटाइटिस बी, ये दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, और तरीके बताने हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से मतलब है कि इंटरकोर्स करते टाइम ये ट्रांसमिट कर सकते हैं एक हेल्दी पर्सन में, लेकिन इसके अलावा और तरीके बताने हैं कि किससे ये ट्रांसमिट हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा इसका है कि वाई इज़ अर्ली डिटेक्शन ऑफ STDs असेंशियल। भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का डिटेक्शन पहले होना क्यों ज़रूरी होता है, और व्हाट कैन इट लीड टू अदरवाइज क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन करिए इस बात को। देखिए क्या है, HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन बाय, इसके डिफरेंट तरीके बता रखे हैं। शेयरिंग होती है इन्फेक्टेड नीडल्स एंड द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, सपोज करो आप लोग, ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और ये एकदम मस्त है, हेल्दी पर्सन है, अब इससे को एक इंजेक्शन लगा है और इसकी निडल सब कैसे हो गई है, इन्फेक्टेड हो गई है। अब वही सेम निडल से इसको दिया तो भाई ये भी कैसा हो जाना है, ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अगर यूज़ किया है इन्फेक्टेड पर्सन के तो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट। सेकंड में है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, मदर के अंदर जो फीटस डेवलप हो रहा होगा, अब वो फीटस के अंदर भी क्या हो जाएगा, अगर ये मदर इन्फेक्टेड है तो इसके अंदर भी ये चीज़ें आ जाएंगी, STDs आ जाएंगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। थर्ड नंबर पे है ट्रांसफ्यूजन ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लड, अगर इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराया जा रहा है एक हेल्दी पर्सन के अंदर तो भी भाई इसके अंदर 99% चांस होते हैं कि ट्रांसमिशन होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का, राइट। सेकंड पार्ट में है कि भाई अर्ली डिटेक्शन क्यों करवाना ज़रूरी है, अदरवाइज क्या हो जाता है, लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस, अगर नहीं कराया जाए तो क्या हो जाएगा, लेटर लाइफ में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ बन सकती हैं, एबॉर्शन कराना पड़ सकता है, इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैंसर हो जाने के चांसेस होते हैं, और क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, मतलब प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ही दुखदाई होंगी, मतलब वो प्रॉपरली होंगी नहीं, प्रेगनेंसीज में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज बेसिकली जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है। STDs आर क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, और पहले कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पहले डिटेक्ट कर लिया तो भाई ये क्योरेबल है, क्योर हो सकता है, तो आपका इलाज हो जाएगा, राइट। Question number 22, why is there a fear amongst the guardians and their adolescent wards may get trapped in drug। भाई ऐसा पेरेंट्स को क्यों लगता है कि भाई उनके बच्चे जो हैं ड्रग्स और ये सब के अब्यूज़ के अंदर वो किसी न किसी तरह ट्रैप हो जाएंगे। दूसरा इसके अंदर है कि एक्सप्लेन करो एडिक्शन क्या है, डिपेंडेंस क्या है इन रिस्पेक्ट टू द ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ इन यूथ। एडिक्शन और डिपेंडेंस क्या है, किसके रेस्पॉन्स में, किसके रेस्पेक्ट में, ड्रग और अल्कोहल के रेस्पेक्ट में बताना है। तो देखो एडोलेसेंट्स जो हैं वो इजीली अफेक्ट हो जाते हैं, किससे, पीयर प्रेशर। अब ग्रुप में क्या है, 4 लोग हैं जो कि ये ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब 4 लोग हैं जिसमें से एक फ्रेंड नहीं इनटेक कर रहा है उसका, तो क्या होगा, वो 4 भी उसको ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो ये हो जाएगा पीयर प्रेशर। दूसरा है एडवेंचर क्यूरियोसिटी, कि भाई कुछ नया करना है, क्यूरियोसिटी होती है मन में, क्यूरियोसिटी कैसी, एक्साइटमेंट कैसी कि एक्सपेरिमेंट करना है, टेस्ट कैसा होता है, ठीक है, कि भाई जो ड्रग है उसका पर्टिकुलर टेस्ट कैसा होता है, उसका बाद में कैसा हमें फील होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक
इंडिविजुअल को, एडोलसेंट्स को मजबूर करती हैं, ये सब के ट्रैप होने के चांसेस इसीलिए बढ़ जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं इसलिए चांसेस। तो आप लोगों को ये लिखना है कि एडोलसेंट्स इजीली ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक फीलिंग होती है एक्साइटमेंट की, एडवेंचर की, एक्सपेरिमेंटेशन की, कि भाई इसका टेस्ट कैसा होता है, कैसा इसके इफेक्ट्स होते हैं, बाद में कैसा सा फील होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए जल्दी से ट्रैप हो जाता है एडोलसेंट। दूसरा ये है कि भाई जो लाइफ की रियलिटीज़ चल रही हैं, जो लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आज है कल है, कोई भी इशू है लाइफ में, उससे भागने के लिए, ठीक है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बचने के लिए इनटेक करना शुरू कर देते हैं ड्रग्स का और अल्कोहल का, जो कि बहुत ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें मजबूर करती हैं एडोलसेंट्स को। दूसरा पूछा गया है कि भाई एडिक्शन क्या है। एडिक्शन एक ऐसा अटैचमेंट है जो क्या करता है, एक अफेक्ट देता है कि भाई आप बहुत खुश हो, मतलब ये टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए एक ऐसी फीलिंग आपके अंदर डाल देगा कि आप ना ड्रीम वर्ल्ड में हो, तो उस अटैचमेंट को क्या बोल देंगे, एडिक्शन बोल देंगे। अच्छा, डिपेंडेंस क्या होता है, डिपेंडेंस वो चीज़ होती है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू शो सिम्टम्स, अब बॉडी की टेंडेंसी होती है, बॉडी टेंडेंसी दिखाएगा, बॉडी क्या करेगा, सिम्टम्स को शो करना शुरू कर देगा। अगर रेगुलर डोजेज ले रहे हैं ड्रग की, और क्या हुआ अगर वो अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। देखो क्या है, एक इंडिविजुअल है, ये क्या करता है, ये डेली रेगुलरली डोजेस लेता है ड्रग की और अल्कोहल की, ठीक है, ये इनटेक करता है ड्रग का और अल्कोहल का। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये एडिक्शन के अंदर आ जाएगी, ये तो है एडिक्शन। अब क्या हुआ भाई, कुछ कभी ऐसा होगा कि इसके अंदर डिसकंटिन्यूड आ जाएगा, मतलब ये क्या होगा कि जैसे सपोज करो बीच में 2-3 दिन का गैप आ गया कि ये ड्रग और अल्कोहल का इंटेक नहीं कर पाया। अब क्या होगा, बॉडी जो है सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देगी। बॉडी कैसे सिम्टम्स दिखाएगी, हेडेक होगा, ऐसे बहुत अजीब सा लगेगा, बॉडी में एंजाइटी जैसी फीलिंग होगी, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ना भूख लगेगी। भूख तो खैर जब ज़्यादा इनटेक हो जाता है तब भी नहीं लगती है, क्योंकि वो भूख को बिल्कुल कंप्लीटली मार देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है एक्सेस यूसेज, ठीक है। तो क्या होगा, अब्रप्टली अगर डिसकंटिन्यूड हुआ है प्रोसेस इनटेक करने का अल्कोहल या ड्रग, तो बॉडी सिम्टम्स दिखाना शुरू करेगी, और वो सिम्टम्स होंगे हेडेक होगा, बॉडी में बहुत अजीब सा लगेगा, बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होगा। और यही सेम क्वेश्चन एक ऐसा भी बन सकता है कि विथड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है। विथड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम ये होता है विथड्रॉल सिंड्रोम कि आपकी बॉडी अगर रेगुलरली डोजेस इनटेक हो रहा है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी जब भी कभी बीच में वो प्रोसेस रुक गया, आप इनटेक नहीं कर पाए, तो सिम्टम्स को शो करेंगी, और वो सिम्टम्स का शो करना इज़ द विथड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रखें। तो गाइज़ यहाँ पे अपनी होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ख़त्म। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं आप लोग, वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, इसको शेयर करें, जितना हो सके गाइज़ इस वीडियो को शेयर करिए, बायोसिटी फैमिली का हिस्सा बने। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस फटाफट से कंप्लीट करना है, उसके बाद में रिवीजन भी कराना है आप लोगों का। तो चलिए गाइज हम लोग कल मिलते हैं, बाय।